प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाई स्कूल विज्ञान का एक पाठ है जिसमें बताया गया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये समझने के लिए हम दो माध्यम लेते हैं। जैसे एक माध्यम मान ले हवा है और दूसरा माध्यम शीशे का है, ग्लास का है। प्रकाश किरण शीशे में प्रवेश करती है हवा से आती हुई और देखते हैं कि मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब विचलन की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस फिगर में दिया गया है एओ एक आपतित किरण है जो कि हवा से शीशे में पड़ रही है और इस पर एक काल्पनिक लंब डाला गया है यम एन। इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं, लिखा गया है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। ये ओ एम क्या है? आपतन कोण है यह कोण। और दूसरा क्या है? नीचे जो कोण बना है अपवर्तन के बाद, इसे कहेंगे हम अपवर्तन कोण, एन ओ ओ डैश। फिर माध्यम शीशे से फिर हवा में आया है तो यहाँ पर यह आपतन कोण हो गया, नीचे अपवर्तन कोण हो गया। दो बार इसका अपवर्तन हुआ। तो परिभाषा समझ गए? इसमें क्या संबंध होता है इन दोनों में कोई? इसके लिए पढ़ते हैं हम अपवर्तन के नियम। प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु जो वो है इस पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या या साइन, अपवर्तन कोण की ज्या या साइन, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एक नियतांक होता है, कहा कि यह एक नियत अंक होता है। इसे कहते हैं अपवर्तनांक। इसका दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे किसका निकले? ग्लास का अपवर्तनांक कहेंगे किसके सापेक्ष? वाई के सापेक्ष। इसे कहेंगे एन। इसको ए एन जी लिख सकते हैं या फिर एन लिख सकते हैं, केवल साइन आई अपॉन साइन आर। अब इस प्रकाश के अपवर्तनांक को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष में क्या होता है? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक y के सापेक्ष दिया हो तो उसे कहेंगे निरपेक्ष। यह निरपेक्ष है क्योंकि y के सापेक्ष निकाला गया है। लेकिन जब किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष निकाला जाए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष हो y के अलावा, तो उसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तन। जैसे आप पानी के सापेक्ष गिलास का है, डब्ल्यू एन जी का वही सूत्र रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण कीजिए बटे अपवर्तन कोण कीजिए। इस तरह से किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, उसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्लियर है? दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या को साइन कहा जाता है, का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे कि अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये दो नियम रह जाएंगे। इसमें एक दिया सघन तथा विरल माध्यम में प्रकाश का प्रभाव। या सरल या विरल माध्यम में का प्रभाव क्या पड़ता है इस पर, अपवर्तन पर? प्रकाश के अपवर्तन पर सघन विरल माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ देख रहे हैं कि यह विरल माध्यम वायु है, सघन माध्यम शीशे का है। देख रहे हैं कि यह कोण बड़ा बना है और ये कोण छोटा बना है। फिर जब यहाँ पर आते हैं सघन से विरल में, तो फिर छोटा बना है सघन में और बड़ा बना है विरल में। मतलब अपवर्तन की घटना में अविलंब पर जो कोण बड़ा बनता है, जिस माध्यम का कोण बड़ा होता है वह विरल होता है, और जिस माध्यम में कोण छोटा बनता है वह क्या होता है? सघन होता है। एक बात और समझ लें, विरल माध्यम में प्रकाश किरण जो होती है वह लंब से दूर हटती है। जैसे लंब यह है, इसे दूर भगी है, और सघन माध्यम में लंब के निकट आती है, आने का प्रयास करती है। तो देख सकते हैं प्रकाश किरण क्या थी? ऐसे जा रही थी लेकिन लंब के करीब आई है अपवर्तन घटना में। और इसमें क्या है? प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और लंब से दूर हट रही है। तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर हटती हैं
और सघन माध्यम में अविलंब के करीब आती है। तो तमाम तरह से परिभाषित कर सकते हैं इसको। तो सघन विरल माध्यम पहचान लेंगे कि कौन माध्यम सघन है कौन विरल है। सघन माध्यम का कोण छोटा बनेगा, विरल माध्यम का कोण बड़ा बनेगा। एक और दिया है, अपवर्तनांक का माध्यम में प्रकाश के चाल से संबंध है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का चाल का अपवर्तनांक से सीधा संबंध होता है। जैसे कि अगर हमको कोण नहीं मालूम है, साइन आई साइन आर नहीं मालूम है, तो वाई के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक निकालना है, तो वाई में प्रकाश की चाल बटे शीशे में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल निकालना हो, जिस माध्यम का, पहले दोनों माध्यम प्रकाश की चाल जान लें। जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे, और जिसका निकालना है अपवर्तनांक उसमें प्रकाश की चाल नीचे लिखेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जब वाई का पूछा के सापेक्ष शीशे का होगा या शीशे का अपवर्तनांक पूछे सीधे, उसका मतलब ये होता है निरपेक्ष। तो पहले प्रकाश की चाल वाई में जो होती है, निर्वात में होती है, वो ऊपर लिखेंगे और शीशे में नीचे लिखेंगे। तो देख सकते हैं यह ज़्यादा रहेगा, सी का मान हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है वाई में, अन्य माध्यमों में कम होती है। इस कारण से निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं होता है, सदैव 1 से अधिक आता है। लेकिन दो माध्यमों में तुलना करें, जैसे वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक निकालना हो तो वाटर या पानी में प्रकाश की चाल बटे शीशे में, मतलब जिस माध्यम का निकालना हो उसमें प्रकाश की चाल नीचे लिखेंगे, जिस माध्यम के सापेक्ष निकालना हो उसमें प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे। अब इसमें दोनों हो सकता है, कोई भी या 1 से कम भी आ सकता है, अधिक भी आ सकता है। कोई वाटर से गिलास का पूछेगा, कोई गिलास से वाटर का कर देगा। एक में अधिक आएगा दूसरे में कम आएगा, लेकिन निरपेक्ष वाले में सदैव 1 से अधिक मान आता है, कारण वह वाई के सापेक्ष होता है और वाई में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो अगर ये अपवर्तन के बाद देखें गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले गोली लेंस होते क्या है, स्फीरिकल लेंस या गोली लेंस। किसी पारदर्शी पदार्थ का या वस्तु का वह भाग जो बीच में क्या हो, वक्राकार मोटा हो और किनारों पर पतला हो, या बीच में पतला हो किनारों पर मोटा हो, तो उसे कहते हैं लेंस। जैसे आकृतियाँ हैं, पहले वृत्ताकार तल हो, उसके तल दोनों वृत्ताकार हो या कम से कम एक वृत्ताकार तल हो। यदि बीच में मोटाई अधिक है तो उसे कहेंगे उत्तल, और बीच में मोटाई कम है तो उसे कहेंगे अवतल। इसमें दोनों तल उभरे हुए बाहर की तरफ, तो वही उत्तल भी कह सकते हैं। ऐसे भी लेंस हो सकता है कि एक तल क्या हो, प्लेन हो, लेकिन दूसरा तल क्या हो, वक्र में हो, कर्व में हो। या फिर इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एक तल अवतल हो और एक समतल हो, इसको भी हम कह सकते हैं लेंस हो रखे थे अवतल लेंस में। लेकिन सामान्य रूप से जो कोर्स में पढ़ेंगे उसमें हम एक उत्तल लेंस लेंगे जिसमें दोनों क्या होगा, गोली तल होगा, दोनों तल जो उसके होंगे वह गोली होंगे। और इसमें क्या होंगे, अवतल जो लेंगे उसमें दोनों तरफ गोली होगा, फर्क होगा बीच में पतला होगा ये लेंस और ये लेंस बीच में मोटा होगा, उत्तल या अवतल का। अब कोई प्रकाश किरण इस लेंस के माध्यम से जब आगे बढ़ेगी तो जाहिर है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब भी जाती है तब अपवर्तित हो जाती है, उनमें अपवर्तन की घटना देखी जाती है। तो लेंस में कैसे अपवर्तन होगा ये देखना हमको। तो पहले किसी लेंस का उत्तल या अवतल का में जो कुछ ये छिपी होती है उसको जानना कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है जो प्रभावी होती है। तो पहला होता है उत्तल लेंस अगर है या अवतल लेंस है। इसमें लेंस का बीचों बीच में एक रेखा खींचें और इसके क्या करें हम, ऐसे ही काट बीच से करें, बीच में जो एक बिंदु बनेगा उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंस के ठीक बीचों बीच में होता प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष से और लेंस की शीर्ष रेखा से जो बिंदु क्रॉस होता है, इस क्रॉस पर जो बिंदु होती है उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अगर गोली तल यह है तो किसी न किसी वृत्त का यह हिस्सा होगा, उसका कोई न कोई केंद्र होगा, उसकी आधी दूरी पर आमतौर पर फोकस होता है, लेकिन यहाँ परिभाषा केंद्र से नहीं दी जाएगी, अलग से दी जाएगी। प्रत्येक लेंस का एक फोकस होता है, बल्कि एक या दो फोकस होते हैं, क्योंकि दो गोली तल हैं
तो दोनों तरफ इसका फोकस होता है। और दोगुनी दूरी पर 2f होता है, कह सकते हैं। सामान्य तौर पर इस गोले का एक केंद्र होता है, या इस 2f का मतलब प्रकाशीय केंद्र और f के बीच की जो दूरी होगी इसे कहेंगे हम फोकस दूरी। इस फोकस दूरी का ये दोगुना होता है 2f। इसमें वही होगा, यह f है और यह 2f है। फर्क क्या है देखिए, इसमें हम इसको हम कहेंगे f1, उत्तल लेंस में इसको कहते हैं f1 फोकस 1 और इसका कहते हैं फोकस 2। इसमें अवतल लेंस में क्या होता है, या फोकस कौन 1 होगा कौन 2 होगा, तो यह 1 होता है और यह 2 होता है। उत्तल में अगर ऐसे रखे वस्तु को इधर रखी जाए, इधर से प्रकाश दिया जाए तो इधर वाला फोकस 2 होगा, और अवतल में पीछे वाला पहले वाला ही फोकस 2 होगा। ये फोकस 2 लिखते क्यों है, क्योंकि इसकी महत्ता अधिक है। किसी प्रतिबिंब बनने में फोकस 2 का महत्व अधिक होता है उत्तल में या अवतल में, दोनों में, क्योंकि यह मुख्य रूप से प्रभावी नहीं होती है। जब प्रतिबिंब बनाते हैं प्रतिबिंब के लिए प्रभावी कौन होता है, फोकस 2। इसलिए दोनों स्थितियां जो है वो है फोकस 2। तब यह है क्या, फोकस क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र जानते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक लेंस के बीचों बीच में होता है, मुख्य अक्ष को काटता है, मुख्य अक्ष के ठीक बीच में लेंस के अंदर होता है। उसकी विशेषता अलग है, क्योंकि कहा था प्रकाशीय केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। इन किरणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र की ओर आने वाली जो किरणें होती हैं वह सीधी रेखा में निकल जाती हैं। तो अगर कोई किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, अब इसमें कोई अपवर्तन देखा नहीं जाता है। उसका कारण अलग है। पढ़ना हमको फोकस। फोकस में दो तरह के फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस, दूसरा होता है द्वितीय फोकस। तो पहले हम प्रथम फोकस की बात करते हैं। जैसे F1 लिखा गया है ना, F1 या प्रथम फोकस या गौड़ फोकस भी कह सकते हैं इसको। मतलब कि प्रथम फोकस की आवश्यकता नहीं होती है प्रतिबिंब बनाने में, हमको हमेशा द्वितीय फोकस की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रथम फोकस की ओर ही वस्तु रहेगी। लेकिन परिभाषा फिर भी देते हैं। प्रथम फोकस कौन होता है, तो किसी उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, उसे कहते हैं प्रथम फोकस। इससे प्रकाश किरण क्या है, F1 से चल रही है, मुख्य अक्ष के F1 बिंदु से चल रही है, लेंस पर पड़ रही है और उसके बाद से पैरेलल समांतर हो जा रही है मुख्य अक्ष के। इसको कहेंगे हम प्रथम फोकस। अवतल में क्या होता है, इसमें देखें इससे चलती नहीं है। अवतल लेंस में होता है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दिख रहा दिशा यही है, यह F1 की ओर आ रही है, लेकिन यहीं से सीधी हो जाती है। तो इसका कन्फर्म है प्रथम फोकस क्या होता है, या तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चल करके समांतर हो जाती है, या मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर आते हुए किरणें समांतर हो जाती हैं। उत्तल में क्या होगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से कोई किरण चले और समांतर हो जाए तो वह बिंदु क्या होगा, प्रथम फोकस होगा। अवतल में जिस बिंदु की ओर आने वाली किरणें पर अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, इसे कहते हैं प्रथम फोकस। अगर ऐसे कोई किरण जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन द्वितीय फोकस क्या होता है, तो मतलब फोकस प्रथम होगा और द्वितीय दो होंगे। तो प्रथम फोकस की इसमें दिखाई गई है F1 और यहाँ पर है F1। लेकिन द्वितीय फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के गुजरती है, कौन बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, या फिर जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अवतल में समांतर आ रही प्रकाश किरण ऐसे निकली, मुझे लगता है कि इससे आ रही है, और इसमें तो क्या हो रहा है, सीधे जा रही है और इसी ओर जा ही रही है। तो इस कारण से दोनों क्या हुए, F2 हुए। उत्तल में F2 दाहिनी तरफ बना और अवतल में F2 बाईं तरफ बना। ये दो चीज़ें हैं, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है। प्रतिबिंब बनाने में हमको
द्वितीय फोकस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वस्तु को हम बाएं तरफ रखेंगे तो द्वितीय फोकस यहाँ मिलेगा, प्रतिबिंब में इसकी उपयोगिता होगी। इसमें पीछे बनता है चूंकि प्रतिबिंब, इस कारण से जब तो यहाँ पर मिलेगा। तो द्वितीय फोकस क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है या वहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं द्वितीय फोकस लेंस का। उत्तल में गुजरती है और अवतल में आती हुई प्रतीत होती है इस बिंदु से, इस कारण से इसे कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, इसको उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ये दो चीज़ें समझनी है। इसके बाद जो भी दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे उसमें इनका सहारा लिया जाएगा। एक और जैसे फोकस तल। तो फोकस तल क्या होता है, दो तरह के फोकस तल थे, प्रथम या द्वितीय। तो पहले प्रथम देखते हैं। तो मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु पर, प्रथम फोकस बिंदु पर जो एक लंबवत रेखा खींची जाती है, जो लंबवत तल स्थित होता है उसे कहते हैं फोकस तल या प्रथम फोकस तल। ये F1 पर बना है ना, इसमें भी F1 पर बना है मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल, इसे कहेंगे हम प्रथम फोकस तल। लेकिन द्वितीय फोकस तल कौन होगा, वही मुख्य अक्ष के लंबवत होगा लेकिन द्वितीय फोकस पर होगा। द्वितीय फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसे कहते हैं द्वितीय फोकस तल। यह द्वितीय फोकस तल है, ये द्वितीय फोकस तल है, क्योंकि फोकस बिंदु से ही यह तल जाता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो द्वितीय है तो द्वितीय फोकस से जाएगा और प्रथम है तो प्रथम फोकस से जाएगा। यह अंतर होगा इसमें। अब देखते हैं इसमें गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अपवर्तन लेंसों में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी पढ़ चुके हैं। अब किसी गोली लेंस में उत्तल या अवतल में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ जो ग्राफिक खींचा जाएगा, हम बताएं कि कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ग्राफिक में नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एक बिंदु का, उस वस्तु के किसी बिंदु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ऐसे अन्य बिंदुओं का भी प्रतिबिंब बनेगा और पूरी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो उस वस्तु से चलने वाले किसी बिंदु से उस वस्तु के चलने वाली दो प्रकाश किरणों को लेते हैं, लेंस पर उसका अपवर्तन कराते हैं और देखते हैं दोनों किरणें फिर कहाँ इकट्ठा होती हैं, कहाँ मिलती है, कहाँ क्रॉस करती है। उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु के बिंदु का है। तो पहले चीज़ देखना होगा कि लेंस में किस तरफ वस्तु रखी है, बाएं तरफ हम रखेंगे वस्तु को, और वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु की स्थिति ये सब है अनंत पर, अनंत और 2f ऐसे तमाम स्थितियाँ हैं और उसके लिए अलग अलग फिगर है। तो पहले स्थिति देखते हैं, अगर उत्तल लेंस हो, अनंत पर वस्तु रखी हो, मतलब बहुत दूर बहुत बड़ी वस्तु रख लेंगे तो तिरछी किरणें भी ला सकते हैं। जैसे उत्तल जो दर्पण वाले पार्ट थे उसमें अवतल दर्पण में ऐसे हमने लाया था एक फिगर, चाहे उस बिंदु से कोई दो किरणें, इसमें रोक नहीं कि यही दो किरणें होगी, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य किरणें चलती हैं, उन दोनों में से कोई दो किरण ले लेंगे जो कि इस लेंस पर आती हो। लेकिन चूंकि वस्तु अनंत पर है, एक ही बिंदु से दोनों किरणें चली है और यहाँ पर आकर इतनी दूरी हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो समांतर रेखा ही जैसी होगी, वो किरणें लगभग समांतर आएगी। तो इस कारण से हमने उसके किसी बिंदु से, मतलब अगर इतनी हाइट की वस्तु वहाँ पर रखी है तो उसके शीर्ष से दो किरणें हम लाए, वो समांतर किरणें होगी। यह समांतर चलने वाली किरणें पता है कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, द्वितीय फोकस से, तो जाहिर है दोनों किरणें यहीं इकट्ठा हो गई, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। उस बिंदु का प्रतिबिंब बना क्या, यह पर लगभग शून्य, मतलब कि उस बिंदु का फिगर तो वैसे भी बिंदु का प्रतिबिंब है, लेकिन कहाँ बना, यह मुख्य अक्ष पर ही बन गया। इसका मतलब क्या, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा शून्य रहा, मतलब जीरो रहा। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, नगण्य होता है लंबाई में, और साथ में क्या होता है, फोकस पर बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तव में छोटा से छोटा हो, कुछ भी हो, जो उसका आकार ही नहीं है, लेकिन यह प्रतिबिंब फिर भी वास्तविक कहा जाएगा, क्योंकि दाहिनी तरफ बन रहा, उल्टा ही माना जाएगा इसको, यद्यपि उसका आकार लगभग शून्य ही होगा।
तो दो किरणें दिखाएंगे समांतर, यफ पर दोनों आएंगे और यफ पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा प्रतिबिंब। वस्तु से बहुत छोटा होगा या लगभग शून्य के आकार का, मतलब उसका आकार वस्तु की तुलना में नगण्य माना जाएगा। दूसरी स्थिति है जब अनंत और 2f के वस्तु अनंत से आगे बढ़े और 2f के इधर हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? हमने एक किरण इस बिंदु का फिगर बनाना है, अगर ऊपर वाले बिंदु का, तो एक किरण समांतर वाले लिया और एक किरण सी से जाने वाली प्रकाशीय केंद्र से जाने लिया। ये आवश्यक नहीं कि हम यही किरण लें, हम कोई दो किरण ले लेंगे। अपवर्तन का अगर स्थिति हमको पता है तो उससे होगा, लेकिन चूंकि ये दो किरणों की स्थिति हमको पहले से पता होता है कि एक एफ से जाती है और एक सी से जाती है, सीधी चली जाती है। यह दो किरण चूंकि हमको पहले से पता होता है कैसे जाती है, इसलिए इन्हीं दोनों को हम ले रहे हैं। तो एक जाहिर है कि फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी प्रकाशीय केंद्र वाली सीधी निकल जाएगी। दोनों क्रॉस करेंगे आपस में एफ और 2f के बीच में। एक वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, मतलब यहाँ की बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बना, तो जाहिर है यहाँ का प्रतिबिंब ऐसे करके आगे बढ़ेगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब अक्ष पर ही बनेगा। इस तरह से पूरी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन जाएगा। यह वस्तु से आकार में छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि इसे पर्दे पर पाया जा सकता है। तो मतलब फोकस और अनंत 2f और अनंत के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? f और 2f, दूसरी तरफ f और 2f के बीच में बनेगा। यह प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। तीसरी स्थिति है जब वस्तु को क्या करते हैं? 2f पर रखते हैं। तो देखते हैं एक पैरेलल किरण लाइन गया, f से जाती हुई आगे बढ़ी और एक c से जाए, ये दोनों कहाँ गए? 2f पर ही जाके मिल रहे हैं। तो यह प्रतिबिंब क्या होता है? 2f का प्रतिबिंब दूसरी तरफ 2f पर बनता है, बशर्ते वक्र का दोनों लेंस का बराबर हो और आकार में वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। मतलब 2f पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ 2f पर बनता है, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है, लंबाई में वस्तु के बराबर होता है। और आगे बढ़ेंगे 2f और f के बीच में वस्तु का रखा जाए, एक पैरेलल किरण चलेगी और एक सी से जाएगी, दोनों मिल रहे हैं 2f के बाहर। तो जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़े वैसे प्रतिबिंब भी बाहर होता चला जा रहा है। यह प्रतिबिंब देखने पहले से बड़ा है, मतलब f और 2f के बीच में जो वस्तु रखी होती है हमेशा उसका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। इसके बाद आ गए f पर और आगे 2f के आगे आते f पर आ गए हैं। इसमें भी दो, एक पैरेलल लाइन लिया गया है जो अपवर्तन के बाद f से जाता है और एक प्रकाशीय केंद्र से जा रहा है। ये दोनों किरणें देख रहे हैं पैरेलल सीधी जा रही है। जो समांतर रेखाएं होती है, मान लिया अनंत पर काटेगी तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। मतलब यह पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। जैसे अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब यह पर बनता है, वैसे यह पर की वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये सीधी रेखाएं बता रही है कि कहीं न कहीं जाके मिलेगी अनंत पर और वहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। एक लास्ट स्थिति उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में अंतिम स्थिति है कि 2f और नहीं बल्कि फोकस के अंदर वस्तु को रखा गया। यह वस्तु हमारा है, फोकस के अंदर रखा गया है। तो एक प्रकाश किरण जा रही है f से और एक c से जा रही है, दोनों किरणें हम देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये दूरी बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है कि आगे तो मिलेगी नहीं कहीं। काल्पनिक रूप से इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पर आके मिल रही है, यद्यपि पीछे नहीं जा रही किरणें, लेकिन काल्पनिक रूप से यहाँ पर इनका फिगर दोनों किरणें मिलती प्रतीत हो रही है। इस कारण से एक काल्पनिक फिगर यहाँ पर दिखता है वस्तु का, और ये प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, आभासी होता है, लेकिन आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो उत्तल लेंस की ये बहुत बड़ी उपयोगिता है। छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में देखने के लिए हम क्या करते हैं? उन वस्तुओं को फोकस के अंदर रखते हैं, जिससे सामने ही बड़ा प्रतिबिंब उनका दिखाई देता है। तो उत्तल लेंस की उपयोगिता तमाम कार्य में होती है। जैसे घड़ी बनाने वाला क्या करता है? उत्तल लेंस लगाता है घड़ी के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, छोटी छोटी औजार को देखने के लिए क्या करता है? घड़ी का जो उत्तल लेंस का फोकस होता है उसके निकट फोकस के अंदर घड़ी को रखता है, जिससे कि उसका एक बड़ा आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है।
तो ये कुल 6 स्थितियाँ थी उत्तल लेंस के लिए। 5 स्थितियों में बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, लेकिन छठी स्थिति में जो बना है वो आभासी प्रतिबिंब है, बस से बड़ा प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है। अगर अवतल लेंस लेंगे तो इसमें चाहे कोई स्थित वस्तु को कहीं रख लें हम, प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा सीधा ही बनता है। जैसे कि एक सीधी किरण लाए सी से और एक सीधी जारी कर ले, जानते हैं कि अवतल लेंस में समांतर किरणें फोकस से आती प्रतीत होती है, मतलब ये किरण ऐसे निकल जाएगी तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। दोनों पीछे बढ़ाने पर क्या हो रहा है, जहाँ यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, इस कारण से फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। चाहे कितनी बड़ी वस्तु क्यों न हो, कितना भी दूर क्यों न रखी हो, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में ही बनेगा। अब अनंत पर रखा तो मान ले फोकस ही काफ़ी करीब हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें आता है कि अगर किसी अवतल लेंस में फोकस पर ही वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, हाफ हो जाता है, मतलब कि जितनी लंबाई की वस्तु होती है उसकी आधी लंबाई का बनता है, और दूरी क्या होती है, आधी दूरी पर बनता है। फोकस और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसकी आधी। क्यों ऐसा होता है कि जब अगर मान लें यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ये प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा रेखा, ये ऐसे जाती प्रतीत होगी तो ठीक बीच में आएगा ये, और ये भी ऊंचाई बराबर होगी। तो किसी अवतल लेंस में फोकस पर जो वस्तु रखी होती है उसके प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की ठीक आधी होती है, और दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी की आधी दूरी पर होती है। ये मतलब आंतरिक मान वैसे पूछ दिया जाता है, लेकिन हर स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस के अंदर ही बनेगा, बस से छोटा ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी रहेगा प्रतिबिंब। ये सारी स्थितियाँ हैं।